नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से एसवी सिंह आज आप लोगों को बीए तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य की कक्षा में हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत साहित्य शास्त्र एवं आलोचना प्रश्न पत्र के अंतर्गत रूपक के भेदों के बारे में अवगत कराऊंगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक, रूपक के भेद। रूपक के 10 भेद होते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र में आचार्य भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ नाट्यशास्त्र एवं आचार्य धनंजय द्वारा रचित 10 रूपक का महत्व स्थान है। 10 रूपक की रचना करने से पूर्व धनंजय ने नाट्यशास्त्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन किया था और उसी के आधार पर रूपक के 10 भेद माने जाते हैं। पहला नाटक, दूसरा प्रकरण, तीसरा प्रहसन, चौथा भार, पांचवा डीम, छठवां व्यायोग, सातवां समोकार, आठवां वीथी, नौवां अंक, 10वां यहाँ ब्रेक। ठीक, अब हम एक एक रूपक के भेदों को विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले नाटक। नाटक रूपक के सभी 10 भेदों में नाटक का प्रमुख स्थान होता है। ठीक, आचार्य भरत मुनि ने नाटक के लक्षणों का निरूपण करते हुए कहा कि उसमें किसी प्रख्यात राजा के चरित्र का वर्णन होता है तथा पुरुषार्थ चतुष्टय में से एक या एकाधिक फलों की प्राप्ति दिखाई देती है। नाटक की कथा वस्तु में 5 संधियों तथा 4 वृत्तियों का होना अनिवार्य होता है। ठीक, और नाटक में वीर अथवा श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। नाटक में कम से कम 5 अंकों का होना अनिवार्य है। ठीक, और इसके बाद कभी कभी 5 से लेकर 10 अंक भी नाटक में हो सकते हैं। ठीक, नायक के सहायकों की संख्या 5 तक हो सकती है। नाटक की कथा वस्तु पौराणिक, ऐतिहासिक और लोक प्रसिद्ध होनी चाहिए तथा उनका प्रभाव यानी उनका प्रधान पात्र कोई महापुरुष, कोई राजा, कोई देवता होता है। जैसे संस्कृत में उत्तर रामचरितम नाटक का नायक उच्च कोटि के पुरुष को ही माना गया है। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रकरण। प्रकरण भी नाटक से मिलता जुलता हुआ रूपक का भेद है। नाटक की कथा वस्तु ऐतिहासिक पौराणिक होती है जबकि प्रकरण की कथा वस्तु पूर्णतः कल्पित होती है। ठीक है, इसका नायक ब्राह्मण अथवा अमात्य अथवा वणिक हो सकता है। नायक धीर प्रशांत होता है और इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। प्रकरण की नायिका कोई कुलीन कन्या अथवा गणिका होती है। बाकी शेष लक्षण नाटक की तरह होते हैं। जैसे संस्कृत का वृक्ष कटकम प्रकरण का उदाहरण है। अब आते हैं प्रहसन। हास्य। प्रहसन हास्य रस प्रधान रूपक को कहा जाता है। इसी कथा वस्तु पूर्णतः कल्पित होती है और प्रायः 1 या 2 अंकों में समाप्त हो जाता है। प्रहसन के 3 भेद किए जाते हैं: शुद्ध प्रहसन, विकृत प्रहसन और संकीर्ण प्रहसन। ठीक, प्रहसन में मुख और निर्वहन नामक संधियां होती हैं तथा भारतीय वृत्ति का प्रयोग होता है। प्रहसन का अंत उपदेशात्मक होता है। हिंदी में भारतेंदु द्वारा रचित अंधे नगरी प्रहसन का प्रसिद्ध उदाहरण है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं भाण। भाण केवल 1 अंक का रूपक है जिसमें दुष्ट और भ्रष्ट पात्रों का चरित्र चित्रण किया जाता है होता है। इसका कथानक सर्वथा कल्पित होता है। नायक अपने अथवा वैश्या के अनुभवों का वर्णन आकाश भाषित पद्धति से करता है।
इसका नायक धूर्त पुरुष होता है जिसे विट कहा जा सकता है। भाण में केवल भारतीय वृत्ति होती है तथा मुख और निर्वहन नामक दो संधियां मुख्य रूप से भाड़ में होती है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का विशेष विष मौसधम भाड़ का एक उदाहरण है। इसके बाद हम आते हैं डीम। डीम का की कथावस्तु पौराणिक एवं प्रख्यात होनी चाहिए। इसमें रौद्र रस की प्रधानता होती है। डीम का नायक देवता, गंधर्व, राक्षस कोई भी हो सकता है। इसमें कौशिकी वृत्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। डीम में 4 अंक होते हैं तथा 4 संधियां मुख, प्रतिमुख, गर्भ, निर्वहन का प्रयोग होता है। डीम की कथा वस्तु इंद्रजाल, माया, युद्ध, क्रोध आदि का समावेश होता है तथा चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण का भी डीम में उल्लेख मिलता है। इसके बाद हम आते हैं बच्चों व्यायोग। व्यायोग उस रूपक को कहते हैं जिसमें केवल एक ही दिन की घटना का वर्णन होता है। इसकी कथावस्तु प्रख्यात होती है और इसमें वीर रस की प्रधानता होती है। यह एक ही अंक में समाप्त हो जाता है। इसमें केवल 3 संधियां होती है। मुख, प्रतिमुख और निर्वहन संधियां प्रमुख रूप से होती हैं। इसकी कथा में ऐसे युद्ध का विधान होता है जो किसी स्त्री के कारण हुआ हो। संस्कृत नाटक किरातार्जुनीयम व्यायोग का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसके बाद हम आते हैं समवकार। समवकार की कथा देव दानवों से संबंधित होती है तथा प्रख्यात होती है। यह 3 अंकों में समाप्त रूपक होता है। समवकार वीर एवं रौद्र रस प्रधान रचना होती है। समवकार में विमर्श के अतिरिक्त अन्य संधियों का निर्वाह होता है तथा कौशिकी वृत्ति की अल्पता होती है। समवार का नायक धीरोदात्त होता है। इन नायकों की संख्या 12 तक हो सकती है। ठीक। समुद्र मंथन नामक नाटक समवकार का अच्छा उदाहरण है। इसके बाद आते हैं वीथी। वीथी की कथा 1 अंक में समाप्त होती है तथा पूर्णतः कल्पित होती है। वीथी में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। नायक किसी भी कोटि का हो सकता है। वीथी में सभी अर्थ प्रकृतियों का विधान होता है। इसमें कौशिकी वृत्ति होती है तथा मुख और निर्वहन नामक 2 संधियां होती हैं। वीथी में पात्रों की संख्या कम होती है। ठीक। तथा प्रारंभ से लेकर अंत तक विनोद एवं हास्य का वातावरण बना रहता है। संस्कृत नाटक बकुल वीथी का इसका अच्छा उदाहरण है। अब हम बात करते हैं अंग। अंग की कथा तो ऐतिहासिक अथवा पौराणिक है, किंतु रचनाकार कल्पना का प्रयोग करके उसका विस्तार कर देता है। इसका नायक साधारण व्यक्ति हो सकता है तथा सारी कथा 1 अंक में समाप्त हो जाती है। अंक में करुण रस की प्रधानता होती है जिसमें नारी के शोकपूर्ण प्रसंगों का विशद चित्रण किया जाता है। मुख और प्रतिमुख नामक 2 संधियों का विधान अंग की कथा वस्तु में होता है। इसमें प्रायः भारतीय वृत्ति की प्रमुखता होती है। समिष्ठायाति नामक रूपक को अंग का उदाहरण हम मान सकते हैं। इसके बाद आते हैं इहामृग। इहामृग की कथा वस्तु भी निश्चित होती है। इसमें 4 अंक तथा श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। इहामृग में 3 संधियों का विधान किया जाता है। मुख, प्रतिमुख और निर्वहन। ठीक। इसमें नायक और प्रतिनायक भी होते हैं। प्रतिनायक नायक की प्रेमिका का अपहरण करना चाहता है। उसकी चेष्टाएं युद्ध का वातावरण बना देती है, किंतु चरम सीमा पर पहुंचकर किसी न किसी बहाने युद्ध रोक दिया जाता है। इहा मृग की कथा वस्तु में नायिका की इहा
यानी यह मतलब होता है इच्छा। नायिका की यह यानी इच्छा नायक को अंत तक बनी रहती है और वह कामनी उसे अप्राप्त ही रहती है, इसलिए इसका नाम इहामृग रखा गया। संस्कृत का रुक्मिणी हरण नामक नाटक इहामृग की श्रेणी में आता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि धनंजय ने इन 10 रूपकों के अतिरिक्त कुछ विद्वानों ने रूपक के अन्य भेद भी स्वीकार किए हैं, यथा तोटक, नाटिका, प्रकरणिया, सट्टक, गोष्ठी, नाट्यरासक, प्रस्थान, उल्लास, रासक, शिल्पक इत्यादि। स्पष्ट है कि भारतीय साहित्य में रूपकों के स्वरूप पर पर्याप्त विचार हुआ और उसकी सुदीर्घ परंपरा भी हिंदी साहित्य में जगमगाती रही। ठीक, आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आज मैंने आपको रूपक के भेदों के बारे में अवगत कराया। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।